जो अपने आप को ही पाने की इच्छा रख रहा है, खुद से ही कुछ खुद को ही पाने की इच्छा रख रहा है, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग उसका अंत कैसा हो सकता है? तो इसको हम ऑब्वियसली अब एक डिफरेंट तरह से समझते हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्या होती है नेगेटिव इफेक्टिविटी? एंड कुछ ऐसी ही रियलिटी होती है हमारे कोवर्ट नार्सिसिस्ट की। तो क्या ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट की भी ये रियलिटी होती है? जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट इन इट्स टिपिकल अंडरस्टैंडिंग कुछ होता भी है सेल्फ लव की, इसलिए वो लव या वो एंटाइटलमेंट या वो सुपीरियोरिटी या वो बेहतर होने की भावना जिसके लिए डिपेंडेंट आप सिर्फ बाहरी वैलिडेशन, बाहर के फीड पे है, बाहर की सप्लाई पे है, वो ट्रूथ में लव है ही नहीं, सेल्फ लव है ही नहीं। सुपीरियोरिटी की सेंस तो बहुत दूर की बात है, वो एक्चुअली डीप डार्क डार्क फीलिंग ऑफ लैक है, सिर्फ लैक नहीं, डार्क शेमफुल फीलिंग ऑफ नथिंगनेस। यही मर्ज है जो एक पैथोलॉजी के रूप में नार्सिसिस्ट में नजर आता है। ये जो आउटर रिफ्लेक्शंस हैं एक पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म के, ये अदल बदल भी हो सकते हैं, ये ओवरलैप कर सकते हैं, ये साथ में को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, और ये एक फेज से दूसरे फेज में भी बदल सकते हैं कि अभी कवर्ट फेज है, अभी ग्रैंडियोस फेज है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि नार्सिसिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करने की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वो सबसे पहले थे एंशिएंट राइटर ओविड, जिन्होंने अपनी भारी भरकम किताब ओविड्स मेटामॉर्फोसिस में नार्सिसस यानी कि एक कैरेक्टर का जिक्र किया था, जिस कैरेक्टर से ही ये वर्ड नार्सिसिज्म ओरिजिनेट होता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ नार्सिसिज्म के अपने सबसे पहले वीडियो में, व्हाट एग्जैक्टली इज नार्सिसिज्म, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए। इस किताब में जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, ओविड ने एक बहुत ही फेमस और बहुत ही खूबसूरत ग्रीक गॉड की बात की थी जिनका नाम था नार्सिसिस, और उनको कुछ कर्स के कारण अपने से ही प्यार होता है, मतलब वो किसी और को अपने प्यार के लायक समझते ही नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज बेनेथ हिम। वो इतने खूबसूरत हैं, इतने सुपीरियर है कि और कोई उनके काबिल हो ही नहीं सकता, और इसीलिए इस कहानी में वो अपने से जो भी उन्हें एक्चुअली प्यार करना चाहता है, उनके करीब आना चाहता है, उसे स्पर्न करते हैं, उसे ठुकराते हैं, और उन्हें अंत में अपने आप से ही अपनी ही रिफ्लेक्शन से प्यार हो जाता है पानी में देखकर। और ये कहानी जो है एक तरह से एक पैथोस भी बताती है कि एक बहुत अलग पहलुओं से इसे समझा जा सकता है कि अपने को ही जो इतना चाहता हो कि डिस्ट्रक्शन टिल डेथ, लविंग वंस ओन सेल्फ टिल डेथ। तो कुछ इस तरह की कहानी आई थिंक नार्सिसिस के साथ भी होती है, क्योंकि इस कहानी में नार्सिसिस अपने आप को देखते देखते पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखते देखते ही मुरझा जाते हैं और एक नार्सिसिस नाम के फ्लावर में परिवर्तन उनका हो जाता है। यानी कि वो प्यार जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अपने से ज़्यादा किसी को चाह ही नहीं सकता, ऑब्वियसली वो कोई बीमारी ही हो सकती है। लेकिन इस कहानी का एक डिफरेंट वर्जन भी है, जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को और रिसर्चर्स को काफ़ी इंट्रीगिंग लगता है, और उस वर्जन में नार्सिसिस्ट अपनी परछाई से, अपनी रिफ्लेक्शन से को देखते-देखते नहीं मर जाते हैं। वो अपनी परछाई को देख रहे होते हैं इस वर्जन के अकॉर्डिंग, और उसमें एक सडनली पत्ता गिर जाता है, तालाब में एक पत्ता गिर जाता है जो कि उनकी रिफ्लेक्शन के ऊपर गिरता है, और पत्ते के गिरने से उनकी रिफ्लेक्शन जो है सडनली खराब हो जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है, नार्सिसिस्ट को अपना वो जो खराब हुआ चेहरा दिखता है, उनका चेहरा भी उससे खराब हो जाता है पत्ते के गिरने से, एंड उनको लगता है कि मैं कितना अगली हूँ। और अपनी अगलीनेस वो जो उन्हें नज़र आती है, वो जो डिस्टॉर्टेड हो जाती है पल भर के लिए वो इमेज, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मैं ऐसा हो सकता हूँ, मैंने क्या सोचा था, मैं ये हूँ, ये मेरा असली सेल्फ है। सो लोथसम, सो अगली, सो डार्क, सो अनलवेबल, ये मैं हूँ। ये रियलाइज़ेशन करके ही वो मर जाते हैं। सो अगेन एक कहानी के अकॉर्डिंग लविंग वन्स ओन सेल्फ टू डेथ, और यहाँ पे हेटिंग वन्स ओन सेल्फ टू डेथ। अगर हम ठीक से समझें तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही साइकोलॉजी के 2 पहलू हैं, दोनों ही जुड़े हुए हैं।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए जो मैं अब कहने वाली हूँ, कि ज़्यादातर लोग जो आम एवरेज इंसान समझता है, वो ये समझता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब अपने बारे में सिर्फ़ सेल्फ प्रेज़, सेल्फ एडमिरेशन ग्रैंडियोसिटी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन मैंने अपने बहुत सबसे पहले वीडियो में ही इसकी चर्चा की थी कि ऐसा नहीं है, ऐसा जब असली में पाया जाता है अंदर रिसर्च में, तो नार्सिसिस्ट को एक्चुअली लोदिंग होती है खुद से। ये एक्चुअली जेन्युइन प्यार नहीं है, जेन्युइन प्यार तो जेन्युइन सेल्फ लव होता है। जो नार्सिसिज्म होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो जेन्युइन सेल्फ लव पे बेस्ड है ही नहीं। जो चीज़ जेन्युइन सेल्फ लव नहीं है, वो कैसे सेल्फ एडमिरेशन भी हो सकती है? ये तो लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ दैट कोर, एब्सेंस ऑफ दैट ट्रू लव की के कुछ सिम्पटम्स हैं जो इस केस में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शक्ल में के मर्ज में बाहर निकलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, सेल्फ हेट्रेड है, सेल्फ लोथ है, देयर इज एक्चुअली अ डीप डार्क अनब्रेकेबल शेम, डार्कनेस। और उसको कवर करने के लिए, ये डीप साइकोलॉजी, उसको कवर करने के लिए वो जो है बाहर जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, जिसको गार्डन वैरायटी या क्लासिक नार्सिसिस्ट भी कहा जाता है, उसके बिहेवियर में बाहर जो है उसका जो कवर अप है वो दर्शाया जाता है कि आई, मी, माई सेल्फ, मैं ये, मैं वो, एडमिरेशन के बिना जो मुरझा जाएगा, जिसको बाहर से अगर वैलिडेशन नहीं मिली, जिसको बाहर से अगर सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट नहीं मिली, एग्जैजरेटेड, अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइड इम्पोर्टेंस नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो वो उसकी फीड चली जाएगी क्योंकि वो उसी फीड पे डिपेंडेंट है। वो फीड पे ही वो जो सेल्फ लव है वो डिपेंडेंट है, और वो सेल्फ लव हो ही नहीं सकता क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, अगर आपने मेरे सेल्फ लव या इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखे हैं, आप जानते होंगे कि जो चीज़ बाहर से आती है वो आपके अंदर की फाउंडेशन का हिस्सा हो ही नहीं सकती। जो चीज़ बाहर से आके आपको प्यार में का एहसास दे रही है, वो चीज़ हमेशा अधूरी है क्योंकि अंदर से ही जो चीज़ आती है, जिसके लिए आप किसी पे कभी निर्भर होंगे ही नहीं, वो ही आपकी असली कोर नेचर का, वही उसका हिस्सा है जो कि गॉड से आपको डायरेक्टली आता है। और ऐसी ही नेचर होती है सेल्फ लव की। अब समझने की बात ये है कि ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट के वर्जन को लोग ज़्यादातर समझते हैं नार्सिसिज्म, लेकिन कवर्ट नार्सिसिज्म कितना डेंजरस होता है, इस ये भी बहुत लोग आजकल जानते हैं। और मैंने भी अपने वीडियो में कवर्ट नार्सिसिज्म की बात करी है कि क्या कवर्ट नार्सिसिज्म सबसे डेंजरस वर्जन है नार्सिसिज्म का, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अनलाइक ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म ये ऑब्वियस तरह से बहुत जल्दी पता नहीं चलता है। नार्सिसिज्म बिल्कुल वैसा ही होता है, हाईली पुलाव और एंटाइटलमेंट की सेंस, और अनजस्टिफाइड जो है कि रिस्पेक्ट मिले मुझे, इम्पोर्टेंस मिले, वो सब वहीं होती है। लेकिन क्योंकि वो इतने ऑब्वियस तरह से उस इंसान को नज़र नहीं आती है जो उनसे रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में वाकिफ़ नहीं है, तो वो चीज़ और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि वो कवर्ट हो जाती है। वो अनऑब्वियस होती है, इसलिए जो सामने वाला है वो प्रिपेयर्ड नहीं होता, ही डज़न्ट नो हू ही इज़ डीलिंग विद। लेकिन समझने की बात ये है कि एक्चुअली नार्सिसिज्म जो प्राइमरी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो इंसान हैं, उनको प्राइमरली 2 क्लियर कट कैटेगरीज़ में डाला ही नहीं जा सकता है कि ये ग्रैंडियोस ही है सिर्फ़ और ये कवर्ट ही है सिर्फ़। असल बात ये है कि जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट है वो कवर्ट में बदल जाता है। ये वैसिलेशन, ऑसिलेशन होता रहता है, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी और नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई। एंड जो कवर्ट नार्सिसिस्ट है वो किसी भी क्षण, डिपेंडिंग ऑन उसके सितारे कितने बुलंद हो जाए, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट में परिवर्तन हो जाता है। इनफैक्ट कोवर्ट नार्सिसिस्ट का असल जो दिली तमन्ना है वो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट की तरह दिखने की ही होती है, वो टर्म में नहीं, लेकिन उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो वैसी ही होती हैं जैसे ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट की होती है। उसकी बाहर इम्पोर्टेंट दिखने की, उसी तरह से, वैसे ही सबकी रिस्पेक्ट कमांड करने की, वैसे ही कॉन्वर्सेशंस में अटेंशन हॉग करने की, अटेंशन कमांड करने की, वैसे ही सब उसको लुक अप टू करें, वैसे ही वो सारे सेंटर स्टेज ले, लाइमलाइट ले, उसकी इच्छा वैसी ही होती है। उसकी इच्छा वो नहीं होती है कि वो पीछे कोने में बैठा रहे, धीरे-धीरे मुस्कुराता रहे या मुरझाता रहे, उस पे कोई अटेंशन नहीं दे, उसकी ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंस नहीं हो। ही इज़ फोर्स्ड टू wither away in neglect, in ignorance, without any attention or limelight.
वो तो इसलिए होता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। वो अपने लिए उस तरह की सप्लाई क्रिएट नहीं कर पाया बाहर से, मे बी एट द वर्क प्लेस और मे बी इन द सोशल सर्कल, जहाँ से उसकी ये ग्रैंडियोसिटी इस तरह से स्टेज पे आकर पेडेस्टलाइज़ हो सके, पूरी हो सके। इसलिए उसके जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, जो पैथोलॉजी है, वो फ़ोर्स्ड है कि वो ये कवर्ट तरह से ही डिस्प्ले हो। और इसीलिए अगर आप कवर्ट नार्सिसिस्ट को जानते हैं, उससे डील करते हैं, जैसे कि मैंने डील किया हुआ है अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी में, तो आप जानते होंगे कि जैसे ही मौका मिलता है कवर्ट नार्सिसिस्ट को, वो पूरी कॉन्वर्सेशन में एनर्जी वैम्पायर की तरह बिहेव करता है। जहाँ पर भी हो सकता है, और यूजुअली ये फैमिली मेंबर्स के बीच में होता है क्योंकि वहीं पे वो अपना कंट्रोल जमा सकते हैं ना, क्योंकि ये फ़ेमिलियर टेरेन है, फ़ेमिलियर टेरिटरी है, तो वहाँ पे सारी कन्वर्सेशन को हॉग करना, दूसरों की बातों को कट करना, दूसरों के जेन्युइन जो राय है, उस राय के ऊपर अपनी चीज़ें हमेशा ओवरलैप करना। अगर 2 जने कुछ आदान-प्रदान कर रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल डिस्कशन का, तो वहाँ उससे उनको जेलसी होती है, उसके अंदर वो अपने आप को इंसर्ट करते हैं, अपने वेक टेंजेंट्स को इंसर्ट करते हैं, ताकि किसी ना किसी तरह से जो अटेंशन है, जो एनर्जी है, जो नैरेटिव है, वो उनके ऊपर आ जाए, उनकी दी हुई दिशा में आ जाए। सो बेसिकली फुल ऑन एनर्जी वैम्पायर। तो हम जानते हैं कि जहाँ-जहाँ पॉसिबल है, जिन-जिन ने कवर्ट नार्सिसिस्ट का बिहेवियर अच्छे से माइन्यूटली देखा हुआ है, तो उनको पूरी अटेंशन, चाहे उनको समझ हो नहीं या नहीं हो, उनके अंदर वो काबिलियत हो या नहीं हो, उनको जहाँ मिल सके, जैसे मिल सके, अटेंशन और लाइमलाइट अगर मिल सकती है, वो ज़रूर पूरी कोशिश करते हैं। और यही उनका एक तरीका भी होता है कि वो जब लोगों को इसलिए एक्स्ट्रा अटेंशन जब देते हैं ना, जो लोग नहीं जानते, जिन्हें जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं, एक्स्ट्रा अच्छे बन के दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है। उनके पास अभी ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट का वो पावर प्रिविलेज पोज़ीशन वैसी नहीं है कि वो यू नो वो अटेंशन उनके पास खुद से आ सके। उनके किसी जो सुपीरियर उन्होंने इमेज बनाई हुई है, व्हाटएवर, इन सम सर्कल और द एट द वर्क प्लेस, जहाँ भी। तो इसलिए इस लेवल पे उनको अच्छे बनना पड़ता है। लेकिन अच्छाई के पीछे क्या है असलियत, वो तो करीब वाले लोगों को अच्छे से पता होती है। और करीब वाले लोग में भी मैं एक्सटेंडेड फैमिली नहीं बोल रही हूँ, वो लोग जो उनके साथ रहते हैं पल-पल एक छत के नीचे हर दिन, रोज़, सालों-साल, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें पता होती है असलियत। पॉज़िटिव इमोशंस फ़ील कर पाना अपने ही खुद के अंदर से, अपने ही खुद सेल्फ अवेयरनेस से, या सेल्फ रिलेशनशिप से, या सेल्फ नेगोशिएशन से, अपनी ही सेल्फ इमेज की वजह से, बाहरी किसी चीज़ से नहीं। जो भी आप अंदर और बाहर का जो भी आपका इंटरैक्शन होता है, जो भी है उसकी वजह से आपकी एक स्टेबल स्टेट ऐसी आप बना सकते हैं यूजुअली, कि आप अपने आप को एक ज़्यादा नेगेटिव से कंपेयर्ड पॉजिटिव स्टेट पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। पॉजिटिव इमोशंस, सेंस ऑफ रिवॉर्ड, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। लेकिन नेगेटिव अफेक्टिविटी में ये जो स्टेट होती है, जो ज़्यादा स्टेबल आपके साथ रहती है, ये प्रीडोमिनेटली बहुत लो स्टेट होती है, एक लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, कुछ नहीं होने की, एक एनवी की स्टेट, डार्कनेस की स्टेट, बैड टेम्पर, बैड मूड, बिटरनेस की स्टेट, जहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव सेल्फ रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ऑप्टिमिज्म की कहीं जगह नहीं होती है। तो ये नेगेटिव स्टेट जो है, नेगेटिव इमोशनल स्टेट, नेगेटिव इनर लैंडस्केप जो है, नेगेटिव मेंटल थिंकिंग, डीप डार्क, हम थोड़ी बहुत की नहीं बोल रहे, डीप डीप नेगेटिव जो मेंटल टेंडेंसी होती है ना सोचने की अपने बारे में, एक नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये स्टेट जो है प्रीडोमिनेंटली स्टेबल होती है एक इंसान में, ये होती है नेगेटिव अफेक्टिविटी। इस के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो नार्सिसिस्ट है, उसकी इनएबिलिटी होती है एक जो हो पॉजिटिव इमोशंस फ़ील करने की। अब अगर कोई ग्रैंड जेन्युइनली अपने आप को सुपीरियर समझता है, तो उसे तो हर वक़्त अपने बारे में पॉजिटिव फ़ील करना चाहिए। अपने बारे में बहुत अच्छा फ़ील करना चाहिए, अपने बारे में बहुत पावरफुल, बहुत हैप्पी, एम्पावर्ड फ़ील करना चाहिए। लेकिन जो रिसर्च की जाती है, जो नार्सिसिस्ट के बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं, ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं, डबल ब्लाइंड स्टडीज़ हुई हैं, या इस तरह की रिसर्च हुई है, उससे पता चला है कि जब स्कैन्स किए जाते हैं ब्रेन के, तो जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट भी है, वो वल्नरेबल नार्सिसिस्ट वाले बहुत सारे ट्रेट्स महसूस करता है, जबकि अगर सेल्फ रिपोर्ट करने को कहा जाए टिक मार्क, तो वो ट्रेट्स नहीं रिपोर्ट करता है। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये वाले ट्रेट्स दिखते हैं कि उसको भी वैसे ही एक डीप स्टेट ऑफ
बिटरनेस फ़ील होती है, जैसे-जैसे उसकी अगर सप्लाई पे असर पड़ने लगे या उसको लगे मेरी इमेज जो बाहर बनी हुई है वो किसी तरह से थ्रेटन हो रही है या इफ़ेक्ट हो रही है या फिर सप्लाई इफ़ेक्ट हो रही है। तो दैट सेंस ऑफ डीप वल्नरेबिलिटी, दैट सेंस ऑफ फ़ियर, दैट सेंस ऑफ बिटरनेस, दैट सेंस ऑफ एन्वी, दबी हुई चीज़ होती है वो सामने ऑब्वियस वाली चीज़ से मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। चाहे मुँह पे 2 बोल कड़वे कोई इंसान बोल दे, वो इंसान इतना बुरा नहीं है जितना बुरा वो जो 6 शब्द आपके सामने मीठे बोल रहा है लेकिन पीछे से 15 चीज़ें आपके बारे में ऐसी बोल रहा है जो आप कानों से शायद सुन भी ना पाएँ। यही कुछ होता है द वर्ड नार्सिसिस्ट। तो ये वो नार्सिसिस्ट है जिसको वो सप्लाई पूरी नहीं मिल पाई है ज़िंदगी में या नहीं मिल पा रही है एटलीस्ट इस स्टेज में बहुत लंबे समय से, जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट को शायद ज़्यादा आसानी से मिल रही है, इसलिए वो अपना पुतला ज़रा ज़्यादा अच्छे से खड़े कर पा रहा है, ज़्यादा सुपीरियर फ़ील कर रहा है या फ़ील करने का एटलीस्ट इमेज दे पा रहा है, अपने आप को भी झूठ बोल पा रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ क्योंकि उसकी इमेज अच्छे से बनी हुई है, उसकी सप्लाई जारी है, कंटिन्यूड है, स्ट्रीम अच्छे से चल रही है आउटर वैलिडेशन की सप्लाई की, जो कि कवर्ट नार्सिसिस्ट के केस में नहीं है। इसलिए जो कवर्ट नार्सिसिस्ट है वो अपने इमोशंस के साथ एक कोने में पड़ा रहने को ज़्यादा मजबूर होता है क्योंकि उसको वो स्टेज नहीं मिल रहा होता है। इसलिए जैसे ही ये वाला स्टेज, ये वाला एस्पेक्ट फेस करना पड़ता है अपने आप का कवर्ट नार्सिसिस्ट को, ऑब्वियसली अपनी फैमिली पे तो वो सारा निकालता ही निकालता है, लेकिन अदर देन दैट उसको जो सप्रेस्ड अपना एंगर है, जेलसी है, रेज है, बिटरनेस है, सेल्फ लोथ है, रिजेंटमेंट है, वो सब पे रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ-जहाँ कर सकता है उनके ऊपर प्रोजेक्ट करता है, अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर, अपने स्पाउस पर। लेकिन ये उसके प्राइमरी इमोशंस होते हैं। यही होते हैं एक नार्सिसिस्ट के, कवर्ट नार्सिसिस्ट के प्राइमरी इमोशंस, लेकिन ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट के केस में भी ये इमोशंस ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। फ़र्क होता है सिर्फ़ सप्लाई का। तो कवर्ट नार्सिसिस्ट है कोई इंसान सिर्फ़ या सिर्फ़ ग्रैंडियोस नार्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यूजुअली किस्मत कम बदलती है। कवर्ट नार्सिसिस्ट यूजुअली जो होते हैं वो ज़्यादा जो है अंदर से रिज़ेंटफुल होते हैं, बहुत ही कम होता है क्योंकि कि उनका पत्ता इतना काम कर जाए कि उनको ग्रैंडियोस वाला उस तरह से फीड मिल जाए, सप्लाई मिल जाए, तो वो फ़ोर्स्ड होते हैं अपनी फीड दूसरी तरह से ढूँढने की। और उनका जो स्टेट होती है यूजुअली वो एक रेगुलर स्टेट इज़ डीपली नेगेटिव स्टेट, जो कि उस नार्सिसिस्ट से काफ़ी डिफरेंट होती है, जो फिर भी ग्रैंडियोस तरह से फीड ले पा रहा है, इसलिए जिसको हम ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट बोलते हैं। सो इन अगर हम एक्चुअली समझे जाएँ, टिपिकली देयर इज़ नो कवर्ट नार्सिसिस्ट एज़ सच, या फिर कह लीजिए कि देयर इज़ नो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट हू डज़न्ट हैव ट्रेट्स ऑफ अ कवर्ट नार्सिसिस्ट। ये कभी भी अ, बदल सकते हैं एक-दूसरे में, आपस में। वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की समझ में टर्म्स में सिर्फ क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स, क्लिनिकल टर्म्स, लिंगो, इसमें मत खो जाइए, उनका इस्तेमाल करिए, लेकिन लार्ज अ होलिस्टिक पिक्चर, एक्चुअली ट्रू कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, उसके ऊपर टर्म्स को हावी मत होने दीजिए। और असल समझ जो आती है ये सारी रिसर्च के बाद, ये बाहरी नॉलेज के बाद, वो अंदर से ही आती है। और अंदर से वो तभी आना शुरू होती है जब आप सेल्फ अवेयर होते जाते हैं, यानी कि आपकी जो क्लैरिटी है, नोइंग है, कन्विक्शन है और सेल्फ इमेज है, वो बाहरी सोर्सेस या फिर बाहरी वैलिडेशन कह लीजिए, वहां से नहीं आती। वो आती है सिर्फ और सिर्फ अंदर से, जिसके लिए आप सिर्फ खुद पे डिपेंडेंट हैं और अपने कनेक्शन पे ईश्वर के साथ, ईश्वर तत्व के साथ।